मेरा नाम अपर्णा है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर बहुत दूर आ गई थी। इतनी दूर कि मुझे अब किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना था। मेरे माता पिता ने मेरे दिमाग में यही डाला था कि बचपन से लेकर अब तक तुमने दूसरों के बारे में सोचा है, अब तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। शुक्र करो कि तुम्हारे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया, वरना तो न जाने तुम्हारा क्या होता। जो कुछ मेरे साथ हुआ, ऊपर वाला ऐसा किसी के साथ ना करे। मेरी आंखें नम थीं। आखिरकार कई महीनों से मैं रो रही थी। जिंदगी की वो घड़ी जिसमें मैं अपना पुराना समय गुजार चुकी थी, जब मुझे वो याद आता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हर जुल्म सहा, हर अत्याचार बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ भी छीन ली गई। और अब अपनी शादी करने के बाद मैं अपने पति के साथ भोपाल आ गई थी। यहाँ उनका अपना कपड़े का कारोबार था। मेरा पति साहिल बहुत अमीर इंसान था, मेरे हर शौक पूरे करता था। यहाँ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपना पुराना समय याद आ जाता तो मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाती थी। और मुझसे मेरा पति रोने की वजह पूछता तो मैं उनको कुछ भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि एक ऐसा राज था, इसके बारे में अगर मैंने अपने पति को बता दिया तो फिर से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। अब मैं दोबारा से अपनी शादी टूटने का गम नहीं सह सकती थी। वो 26 जनवरी का दिन था, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, और मेरा पति भी मुझे दिल्ली इसीलिए लेकर आया था ताकि हम यहाँ अपनी 26 जनवरी की छुट्टी को एंजॉय कर सकें। दिल्ली शहर में मेरी बहुत पुरानी सारी यादें जुड़ी हुई थी। मेरे पति के पास बड़ी सी गाड़ी थी। हम भोपाल से दिल्ली उसी में बैठकर आए थे। मैं अपने पति के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी जब गाड़ी सिग्नल रेड होने की वजह से रुक गई। अचानक मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे बच्चों पर गई। गाड़ियां रुकने पर सारे ही बच्चे ट्रैफिक में रुकी गाड़ियों के मालिक के पास जाने लगे। वो 3-4 बच्चे थे, उनमें से लगभग सारे ही बच्चे गाड़ियां रोककर भीख मांग रहे थे। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि उसके हाथ में गुब्बारे थे। मैंने उससे कहा, क्या बात है बेटा? उसने मुझसे कहा कि मैडम जी, गुब्बारे खरीद लो। मैंने उससे गुब्बारे खरीद लिए। अब हम जब भी उस रास्ते से गुजरते तो मेरा सामना उस बच्चे से हुआ करता था। एक दिन मुझे पता चला कि इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। ये खबर सुनकर मैं फौरन ही उससे मिलने के लिए उसके घर का पता पूछते हुए उसके घर पहुंची। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे दिल को सुकून मिल गया था कि ऊपर वाले ने मेरे गुनाहगारों को उनके किए की सज़ा दे दी है। मेरी आंखें एक ऐसे परिवार में खुली थी जहां बचपन से ही लड़की होते हुए भी मुझ पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता नहीं थे, भाई बहन नहीं थे। बस बात इतनी सी थी कि मैं घर की सबसे बड़ी थी, अपने माता पिता की पहली औलाद थी। मेरे माता पिता ने तो सिर्फ मेरे छोटे भाई बहन के बारे में हमेशा सोचा और हमेशा उनको अहमियत दी। उनका मानना था कि उनके घरेलू हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस दिन से मैं उनकी ज़िंदगी में आई तब से उनके घर के हालात बिगड़ते चले गए। मेरे पिता का कारोबार ठप हो गया, माँ के रिश्तेदारों ने उनको छोड़ दिया और जिस घर में हम रहते थे वो घर भी बिक गया। अब ये उनकी बिगड़ती हुई स्थिति थी, तो फिर इसकी जिम्मेदार मैं कैसे हो सकती थी? उनका कहना था कि तुम्हारे कदम हमारे घर में शुभ नहीं है। बस इसी बात से उन्हें अपनी बेटी से जलन रहती थी। मेरे साथ मेरे माता पिता सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे और मुझे ये सब कुछ बहुत खलता था कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी। मेरे पिता को बीमारी लग गई थी, टीबी की, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहते थे। माँ हमेशा पिताजी की सेवा में लगी रहती थी। मुझसे छोटी मेरी बहन थी, उसने सिलाई सीख ली थी तो वो सिलाई करने लगी थी, और उससे छोटा एक भाई था जो कोई काम नहीं करता था। माता पिता चाहते थे कि उसे पढ़ाएं, इसलिए उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। जब तक मैं छोटी रही तब तक तो मैंने घर के सारे कामकाज देखे, लेकिन जब बड़ी हुई तो नौकरी करनी भी शुरू कर दी। मुझे मेरी सांवली रंगत पर भी कमेंट दिए जाते थे। मैं सांवली थी तो क्या हुआ, लोग कहते थे कि तुम्हारे सांवलेपन में तुम्हारी सुंदरता छुपी हुई है, क्योंकि मेरे नैन नक्श बहुत अच्छे थे। मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती तो बहुत अच्छी लगती थी। मेरा रंग भले ही सांवला था, लेकिन मैं टैलेंटेड थी। मेरे अंदर बहुत सारे हुनर थे। घर को संभालने के साथ साथ मैं सब कुछ जानती थी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, और 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई भी थी। लिखना पढ़ना जानती थी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए था।
मेरी नौकरी एक बड़े से बुटीक में लग गई थी, जहाँ पर मैं कपड़े तैयार किया करती थी। घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते बहुत समय गुजर गया। हमेशा मैंने अपने भाई बहन की खुशियों को सबसे आगे रखा। हमेशा अपने पिता का इलाज करवाने के लिए नौकरी की। मेरी छोटी बहन मेरे साथ साथ जवान हो रही थी, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा छोटी नहीं थी। उसकी और मेरी उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। वो अभी घर में रहकर मेहनत करती थी, लेकिन उसकी सोच मेरी सोच से बहुत अलग थी। उसका मानना था कि अगर वो पैसा कमाती है, मेहनत करती है, तो अपने लिए करती है, उसे किसी के लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर बार मुझे तो यही बताया जाता था कि तुम घर की बड़ी हो, तुम्हारी जगह अगर हमने बेटे को जन्म दिया होता तो आज वो घर के सारे बोझ को उठा रहा होता। लेकिन अब ये किस्मत मेरे माता पिता की थी कि उनके भाग्य में पहली औलाद बेटा नहीं बल्कि बेटी थी। वो लोग बेटी पैदा करने के बाद मुझसे बेटे जैसी उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बहुत सब्र दिया था। मैं अपनी मेहनत के बलबूते अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी बहन जवान हो गई थी, तो घर बैठे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ गया था, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी। मेरे घर में सिर्फ मेरी परवाह मेरी बहन को ही होती थी। उसका नाम जीविका था। जीविका ने कहा भी था कि दीदी, पहले आपकी शादी होनी चाहिए, आपने हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उससे यही कहा कि मेरे भाग्य में जब होगा मेरी शादी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल तुम्हारी शादी से घर वाले बहुत खुश हैं, तुम अपनी शादी करो और अपनी ससुराल जाओ। मैंने अपनी बहन की शादी भी खूब धूमधाम से की थी। उसकी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी। कोई कह नहीं सकता था कि हमारे पिता कोई काम नहीं करते। उसने और मैंने दिन रात एक कर दिए थे मेहनत करने में। सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे जीविका की शादी की होती थी। मेरे घर वाले मुझे उसकी शादी को लेकर हमेशा ताने देते रहते थे कि तुम्हारी जवान बहन है, उसका कोई ख्याल करो। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी तो जवान हूँ। बस फ़र्क इतना था कि जीविका की खूबसूरती की वजह से उसके रिश्ते ज़्यादा आते थे। इस बार उसके लिए अच्छा रिश्ता आया तो उसकी शादी हो गई। अभी मेरी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हुई थी। अभी तो पूरी तरीके से पिताजी की कंडीशन को भी ठीक करना था। उनकी टीबी तो उनके 3 साल के इलाज के बाद ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उन्हें लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी धूम्रपान किया करते थे। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा, हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचा। यही वजह थी कि मैं हमेशा दुनिया से पीछे ही रही। फिर भी मैं सब्र से काम लिया करती थी और सोचती थी कि मेरा परिवार खुश रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे छोटा भाई भी जवान हो गया और वो हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जिंदगी जैसी भी थी गुजर रही थी। मुझे अपनी जिंदगी से किसी तरह का कोई शिकवा गिला नहीं था। फिर वो दिन आया जब जुलाई के महीने की 10 तारीख थी। मैं अपने बुटीक के हिसाब करके घर वापस आ रही थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे घर वाले बहुत खुश हो रहे थे। माँ ने तो फौरन मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा, माँ क्या हो गया, बड़ी खुश नजर आ रही हो। माँ कहने लगी कि बस तू ये सोच ले कि तेरे भाग जाग गए, तेरे लिए रिश्ता आया है। हमें तो लगता था कि तेरे रंग की वजह से कभी तेरा रिश्ता नहीं आएगा। लोग ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लड़के की माँ और उसके पिता रिश्ता लेकर आए थे। लड़का इकलौता है, उन लोगों को ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। मैं सबसे ज्यादा खुश तो इसीलिए हूँ कि वो खाली हाथों तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मेरी माँ जितना खुश हो रही थी उस हिसाब से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरी माँ को इस बात की खुशी नहीं थी कि उनकी बेटी के लिए घर में रिश्ता आया है, बल्कि इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी बिना दान दहेज के विदा हो जाएगी और वो लोग अपने फर्ज से फ्री हो जाएंगे। मैं इस पर भी बस धीमे से मुस्कुरा दी और फैसला अपने घर वालों पर छोड़ दिया। बस यही मेरी गलती थी। मेरे घर वालों ने आंखें बंद करके मुझे खाली हाथ मेरी ससुराल विदा कर दिया। मुझे तो लगता था कि जैसी जिंदगी मेरी मायके में गुजरी है वैसी ससुराल में नहीं गुजरेगी, वहाँ मुझे कुछ आराम मिलेगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो अगले ही दिन से मेरी सास ने घर का सारा काम मुझ पर डाल दिया था। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। मेरे घर वालों ने खुद मुझे इन लोगों के हवाले किया था। फिर भी मैं सब्र से काम लेने लगी, खामोश रही। सब कुछ मैंने समय पर छोड़ दिया। मेरा पति अच्छा था, लेकिन सिर्फ शादी के 2 दिन तक। शादी की पहली रात भी उसका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो अगले दिन काम पर गया और रात को घर वापस आया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उसे नशे की हालत में देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई शराब नहीं पीता था और मैं जानती थी कि एक शराबी इंसान की पत्नी किस तरह से उसके साथ गुजारा करती है।
मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ था और मेरी सोच के मुताबिक मेरा पति बिल्कुल वैसा ही निकला था जैसा मैंने शराबी मर्दों के बारे में सुना था। वो मुझे मारने पीटने लगा था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करता था। मेरी सास ने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की थी, वो अपने बेटे की ही हिमायत किया करती थी। उन्हें पिटती हुई बहू बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन मैं अपने पति की शिकायत लेकर अपने मायके पहुंची और अपने घर वालों को जब ये बात बताई तो मेरे माता पिता ने मुझे यही समझाया कि वो सुधर जाएगा, तुम अपनी ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करो, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपने माता पिता से तो शुरू से ही कोई उम्मीद नहीं थी और अब मैं आगे भी उनसे कोई उम्मीद रखने के काबिल नहीं थी। फिर मैं अपनी ससुराल में रहकर अपने पति और सास ससुर के ताने बर्दाश्त करती रही। कुछ दिन वहां रहने के बाद मुझे हकीकत पता चल गई थी कि उन लोगों का मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करना ये मकसद था कि वो शादी के बाद भी मुझसे नौकरी करवाना चाहते थे। लेकिन मैंने घर के कामकाज देखते हुए उन्हें नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया था कि यहाँ पर मैं नौकरी नहीं करूँगी। यहाँ पहले ही घर के सारे काम आपने मुझ पर डाल दिए हैं। फिर क्या था, मेरी सास ने मेरे बाल खींच लिए और ससुर जी ने कहा कि इसे 2-3 दिन तक खाना मत देना। फिर वही हुआ, मेरा पति तो रात को देर से घर आता और पीकर सो जाया करता था। फिर उसे सारी रात कोई होश नहीं रहता, उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। मैं इस पर भी खामोश रही। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खुशखबरी पर मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हुए थे। मेरे दिल को सुकून आ गया कि चलो अच्छा है, मेरे आने वाले बच्चे से तो ये लोग खुश हैं। मेरी सास मेरा ख्याल रखने लगी थी, मगर उसने मुझे वार्न कर दिया था कि बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो तुझे उसके साथ ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे बेटा ही दे ताकि मैं इस घर में रह सकूं। मैं एक काबिल लड़की थी जिसने पहले भी नौकरी की थी। मैं चाहती तो यहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती थी, लेकिन हम जैसी लड़कियाँ जिन्हें अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट न हो वो भला कुछ नहीं कर सकती। फिर मुझे ऊपर वाले ने बेटा ही दिया। मेरी खुशी के तो ठिकाने नहीं थे। मुझसे ज़्यादा खुश मेरा पति और मेरे सास ससुर हो रहे थे, लेकिन ये खुशी मेरे पति को रास न आ सकी। मेरा बेटा जब 2 महीने का हो गया तो मेरे पति के सीने में दर्द उठा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बीमारी का कारण उसकी शराब बनी थी। उसके फेफड़े खराब हो चुके थे। मेरे पति के मरने के बाद तो मेरे सास ससुर ने मेरा जीना और भी ज़्यादा दुश्वार कर दिया था। मेरा ससुर अब मुझ पर गंदी नज़र रखने लगा था और सास को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो सारा दिन अपने पोते में ही लगी रहती थी। मेरे पास मेरा बेटा बहुत कम आया करता था। पति के मरने का मुझे ज़्यादा गम नहीं हुआ था। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने हद ही कर दी। वो मेरे कमरे में आ गए थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। जब मैंने शोर मचाया और मेरी सास कमरे में आई तो मेरे ससुर जी ने उल्टा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा दिया। कहा कि यही हमारे बेटे देवांश के मरने के बाद मुझ पर डोरे डाल रही है। मेरी सास ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं लगा था, बल्कि मेरी आत्मा पर लगा था, क्योंकि ये लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ये घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने अपने बेटे को लिया और मैं घर छोड़कर जा रही थी जब मेरी सास ने मुझे जाते हुए देख लिया और कहा कि तुझे अगर यहाँ से जाना है तो जा सकती है, लेकिन हमारा पोता हमें देकर जा। उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मैं रो रही थी, शोर मचा रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे मुझ पर तरस आता है, इसलिए वो खुद किसी न किसी तरह से पैसे कमाने लग गया ताकि हम लोग 2 वक्त की रोटी खा सकें। मगर अब तो मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। मेरी सास मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने बेटे की परवरिश ठीक से नहीं की थी, जिसकी वजह से तुमने भी बहुत परेशानी झेली थी। लेकिन मैंने जब कठिन समय झेला तो तुम्हारे बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की, ताकि तुम कभी ना कभी ज़िंदगी में अपने बेटे से मिलो तो उसकी परवरिश पर कभी सवाल न उठा सको। और उसकी परवरिश देखकर मुझे माफ़ कर दो अपर्णा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ एक औरत होते हुए भी बहुत बुरा किया। मैंने उनके दोनों जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और कहा कि अब वो कौन से अस्पताल में है, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। तो मेरी सास मुझे दिल्ली के सरकारी अस्पताल में ले गई, जहाँ पर मेरा विराज एडमिट था। उसे सड़क के लोग ही अस्पताल लेकर चले गए थे। मेरी सास को जब ये खबर मिली तो वो बहुत रोने लगी। वो यहाँ इस समय घर में कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए आई थी
और वापस उन्हें अस्पताल ही जाना था। इतने में ही मैं उनके पास आ गई और ये सब कुछ हुआ। मेरी सास ने मेरे बेटे विराज का नाम वीरू इसीलिए कर दिया था ताकि कभी मेरा उसके साथ सामना हो तो मैं उसे उनसे न छीन सकूं। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि मेरी सास चाहकर भी मुझे मेरे बेटे से अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं अपने बेटे को एक्सेप्ट कैसे कर सकती थी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ऑटो में बैठी हुई थी और रो रही थी, अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। दूसरी तरफ मेरी सास का भी कुछ ऐसा ही हाल था जैसा मेरा था, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे की परवरिश की थी। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने उसका ख्याल रखा था। वो भले ही एक सख्त औरत थी, उन्होंने अपने बेटे के जाने के बाद मेरे बेटे को अपना बेटा मान लिया था और उसका बहुत ख्याल रखा था। मगर वक्त और हालात ने मेरे बेटे को बचपन में ही ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सास ने वीरू को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से मुझे उन्होंने हमेशा बुरा समझा, किस तरह से उनका बेटा मुझे मारा करता था, किस तरह से एक दिन उन्होंने चालाकी के साथ मुझे अपने घर से निकाल दिया। वो मुझसे तो माफ़ी मांगने के काबिल नहीं थी, इसलिए वो अपने पोते से ही माफ़ी मांगा करती थी। उनके मन में लालच था कि अपना बेटा मर गया तो क्या हुआ, पोता बड़े होकर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वक्त चुटकियों में नहीं बदलता। जब कठिन वक्त आ जाता है तो एक दिन भी एक साल के बराबर लगता है, और उनका कठिन समय ही चल रहा था। हर समय एक जैसा नहीं रहता। आज समय अच्छा है तो कल बुरा समय आने में देर नहीं लगती। मेरी सास ने इस बात को कभी नहीं समझा। उन्हें लगा कि हमेशा उनके अच्छे दिन ही रहेंगे, वो जैसा चाहेंगी हमेशा वैसा ही होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किसी को दुखी करने के बाद हम कभी खुश नहीं रह सकते, हमारा भी सुकून छिन सकता है। ऊपर वाले ने मुझे मेरे बेटे से इस शहर में आने के बाद मिलवा दिया था। वो मुझसे रिक्वेस्ट करके पैसे मांगता था और अपना सामान बेचता था। मुझे उसका वो भोला चेहरा याद आ रहा था। अब मुझे एहसास हुआ कि क्यों मैं उसके साथ इतनी अटैच होने लगी थी, क्यों मेरा दिल उससे मिलने के लिए करता था। मुझे पता होता कि मैं उसकी माँ हूँ तो मैं उसको अपने सीने से लगा लेती, उसे प्यार करती। लेकिन मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई थी। वैसे भी जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ था तो वो सिर्फ 1 साल का था, और जब वो 7 साल का हो चुका था तो मैं उसे कैसे पहचानती। मेरा बेटा बहुत कठोर समय से गुजर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वो अपने पिता पर नहीं गया। उसका पिता तो कोई काम नहीं करना चाहता था, और अगर कभी कोई काम कर भी लेता तो थोड़े बहुत पैसे कमा भी लेता था तो उनको शराब पीने में बर्बाद कर दिया करता था। मुझे अपना समय याद आया कि जब मैंने कम उम्र से ही अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। मेरे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने भी कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ लिया था। तभी तो वो सड़कों पर पैसे कमाने के लिए उतर आया था। मुझे याद आया कि जब मैंने बातों ही बातों में उससे एक बार पूछा था कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो उसने मुझे बताया था कि मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ की दूसरी शादी हो गई। फिर भी मैं उसकी बातों को नहीं समझ पाई थी। अब अपनी सास को देखकर मैं तुरंत समझ गई थी कि ये बच्चा मेरा बेटा ही है, मेरा विराज। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा इस तरह से विराज से आमना सामना भी हो सकेगा। मुझे तो लगता था कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे से बिछड़ चुकी हूँ। रास्ता तय करने के बाद हम लोग अस्पताल में आ गए थे। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, बचने के चांसेस बहुत कम है। ये सुनकर तो मैं रोने लगी थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि आपने इतने समय के बाद मुझे मेरे बेटे से मिलवाया। तो जिस तरह मुझे पता चल गया कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसे भी पता चल जाए कि वो मेरा बेटा है। मैं उसे प्यार कर सकूँ, उसे अपने साथ रख सकूँ। प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो। अब मैं उसे दूर नहीं होना चाहती। मेरा दिल बहुत दुख रहा था। कुछ ऐसी ही हालत मेरी सास की भी थी। वो मेरे गले लगकर रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि हमारा वीरू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। हमें अस्पताल में आए हुए 4-5 घंटे बीत चुके थे और विराज आईसीयू में था। इधर मेरे पति बार बार मेरे नंबर पर कॉल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। लेकिन आज से ज़्यादा समय मुझे नहीं लगा था, इसलिए उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। एक बार मैंने उनका फ़ोन उठा लिया था और उनको बता दिया था कि शिवांश, मैं उस बच्चे से मिलने के लिए आई हूँ जो रास्ते में सामान बेचा करता था, कभी गुलाब कभी गुब्बारे, आपको याद है ना? उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मुझे माफ़ करना, मैं आज नहीं आ सकूंगी। मेरे पति ने गुस्सा होते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम खुद प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में तुम वहाँ रहोगी।
देखो ये दिल्ली शहर है और यहाँ ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं। अगर तुम उस बच्चे की मदद ही करना चाहती हो तो उसके परिवार को थोड़े से पैसे दे दो और वहाँ से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी इजाज़त के बिना अस्पताल नहीं जाना चाहिए था। तुम तो अपने मायके के लिए यहाँ से निकली थी। मैंने रोते हुए अपने आंसू कंट्रोल किए और शिवांश से कहा कि इस समय मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इस समय मैं अस्पताल में मौजूद हूँ और मैं आज घर नहीं आऊँगी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं इसकी माँ हूँ। मेरे पति बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन लगातार मेरा नंबर बंद जा रहा था। फिर वो हार कर 4-5 घंटे बाद वो वहीं अस्पताल में आ गए। इधर डॉक्टर बार बार आकर बता रहे थे कि अगर बच्चे को होश आ गया तो ज़्यादा बेहतर है और होश नहीं आया तो उसकी जान जा सकती है। ये सुनकर मैं और मेरी सास बुरी तरह से रोने लगे थे। मेरी सास बार बार कह रही थी कि ये सब कुछ मेरी गलतियों का नतीजा है जो मेरे पोते को भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं तुम्हारे साथ गलती न करती तो शायद आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता और ना ही मेरे पोते को ये सब कुछ सहना पड़ता। मैं अपनी सास को तसल्ली दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। इस समय आप ऐसी बातें मत कीजिए और सिर्फ मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे पति शिवांश अपने कुछ दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंच चुके थे। वो मुझ पर गुस्सा करने लगे, मुझसे झगड़ने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था कि तुम यहाँ आकर गरीब बच्चों का ठेका उठा लो। अरे हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे। इसका मतलब ये है कि तुम हर रोज़ अपने मायके के बहाने से निकल जाती थी और इस बच्चे से मिलती थी। मैंने अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूरी तरह से खामोश रही। वो मेरे बेटे के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे। वो मेरी उजड़ी हुई हालत और मेरा रोता हुआ चेहरा देख चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अपर्णा, अभी और इसी समय घर चलो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि आखिर तुम इस बच्चे के लिए इतना क्यों तड़प रही हो? कौन लगता है ये तुम्हारा? मैंने कहा शिवांश, ये बच्चा मेरा बेटा है, मेरा 7 साल का बेटा। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपनी आंखें फाड़ दी थीं, क्योंकि कभी सच्चाई के बारे में मैंने उनको कुछ नहीं बताया था कि मेरी उनके साथ दूसरी शादी हुई है। फिर मैंने उनको अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि अब फैसला आपके हाथ में है। मैं अपने इस मासूम बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को एक बार खो चुकी हूँ, बार बार नहीं खो सकती। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे लगा कि जिस तरह वो गुस्सा कर रहे हैं उस हिसाब से वो मुझे छोड़कर अभी और इसी समय यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने तसल्ली भरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहने लगे, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? देखो, मैंने हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, कभी किसी चीज़ के लिए तुम पर रोक टोक नहीं की। तुम एक अच्छी औरत हो, तुमने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये सच्चाई जानने के बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा कर दूंगा? माँ बाप के बिना ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मैंने किस तरह से अपने माता पिता के बिना अपनी ज़िंदगी गुजारी है ये मैं ही जानता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कैसे कर सकता हूँ? और फिर वो तो फिर भी एक मासूम सा बच्चा है। मेरे माता पिता तो 15 साल की उम्र में मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए थे। उनके साथ खड़े दोस्त भी उनकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। तुम भी भाभी के साथ यहाँ पर रुको और बच्चे की सलामती की प्रार्थना करो। हम लोग बाहर खड़े डॉक्टर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर से बार बार वीरू की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे और उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। फिर फाइनली ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना कबूल कर दी थी। डॉक्टर ने हमें आकर बताया कि मुबारक हो, आपके बेटे को होश आ गया। ये खबर सुनकर मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे सास के चेहरे पर थी, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि अभी भी उनके चेहरे पर अकेलेपन की फिक्र थी कि अगर उनके पोते को कुछ हो गया तो वो किस तरह अकेली अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। मेरी सास ने भले ही मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन मेरे बेटे का उन्होंने हमेशा बहुत ख्याल रखा। ये उनका मुझ पर एक एहसान था और मैं उनका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती थी। दूसरा एहसान मुझ पर मेरे पति ने किया, जिन्होंने मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरे बेटे को अपना नाम देंगे। हालांकि मैं खुद भी प्रेग्नेंट थी और उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। होश आने के बाद मैं अपने बेटे से मिलने के लिए गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। मुझे देखकर कहने लगा कि आंटी आप।
मैंने रोते हुए कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिसके बारे में तुम्हें तुम्हारी दादी ने बताया है। मैंने अपने बेटे को चूमना शुरू कर दिया, उसे प्यार करना शुरू कर दिया। आखिरकार मैं इतने समय से अपने बेटे को प्यार नहीं कर सकी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने देखा कि वो भी सच्चाई जानकर खुशी महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने कमरे में आकर मुझे मना कर दिया था कि बच्चे के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें, बच्चे को अकेला छोड़ दें। अब आप लोग टेंशन न लें, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप इसे कुछ दिनों के बाद घर ले जाकर आराम से प्यार करना। ये खुशी मेरे लिए कोई मामूली खुशी नहीं थी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था। और इसी तरह 2 दिन गुजर चुके थे। विराज की कंडीशन में काफ़ी सुधार आने लगा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि 1 हफ्ते बाद आप इन्हें अपने घर ले जा सकेंगे। मेरे पति ने भी विराज का बहुत ख्याल रखा था। वो सारे समय हमारे साथ अस्पताल में ही रहे। 1 हफ्ते के बाद जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, तो मेरी सास ने कहा कि अपर्णा, तुम अपने बेटे को अपने साथ अपने घर ले जाओ। मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है, इसी तरह से काट लूँगी। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत है, तुमने काफ़ी समय से अपने बेटे को प्यार नहीं किया, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। वैसे भी ये तुम्हारी अमानत है। मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी, तभी मेरे पति बोल पड़े और उन्होंने मेरी सास से कहा कि अम्मा जी, हम विराज को तो अपने साथ लेकर जाएंगे ही, साथ ही आपको भी लेकर जाएंगे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। सबसे बड़ी बात यही है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। आप हमारे साथ चलिए, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। हम आपको आपके पोते से जुदा नहीं करना चाहते। मेरे पति कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरी पत्नी भी वैसा ही चाहती होगी। क्यों अपर्णा? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपनी किस्मत पर गर्व महसूस करने लगी कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही अच्छा पति दिया। एक पति ऐसा था कि उसे मेरी खुशी या दुख से कोई मतलब नहीं था, और एक पति ऐसा है जिसे हमेशा मेरी खुशियों की फिक्र रहती है। मैंने शिवांश से कहा कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। फिर हम लोग भोपाल आ गए थे और ऊपर वाले की कृपा से यहाँ पर हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। शिवांश ने मेरी सास को और मेरे बेटे को अपने घर में जगह देकर इस बात का सबूत दिया कि वो एक अच्छे इंसान है। फिर कुछ समय के बाद ऊपर वाले ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी, जिस पर मेरे पति का कहना था कि अब हमारा परिवार कंप्लीट हो चुका है। मेरे बेटे को पिता का प्यार भी मिल गया था और उसे एक बहन भी मिल गई थी। मेरा बेटा, जो कि बहुत कठिन समय गुजार चुका था, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। उसे उसकी माँ मिल गई थी और साथ ही वो अपनी दादी से भी जुदा नहीं हुआ था, जिनसे वो काफ़ी अटैच था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। लेकिन मुझे मेरा बेटा नहीं मिला, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। अब इस घर में मेरा कुछ भी नहीं था। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। अपने बेटे को मैंने पूरे 1 साल अपने कलेजे से लगाकर रखा था, अपना दूध पिलाया था, उसकी परवरिश की थी। भले ही उसका दिन अपनी दादी के साथ गुजरता था, लेकिन सारी रात में उसकी देखभाल किया करती थी। उसको मैंने जन्म दिया था और मेरी सास ने ये कहकर उसे मुझसे छीन लिया कि ये तेरा कुछ नहीं लगता, ये तो हमारे बेटे का खून है। और मैं रोती बिलखती हुई अपने मायके को वापस आ गई थी। मैंने अपने माता पिता को जब ये बात बताई कि उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए, तो मेरी माँ ने मुझे समझाया कि अब तुम इस बारे में मत सोचो, तुम दूसरी शादी कर लेना। वैसे भी तुम्हारा पति मर गया, अगर तुम उसे यहाँ लेकर आओगी तो शायद हम भी तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकेंगे। मैंने हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो कितनी आसानी से ये बात कह रही थी कि आखिर इन लोगों की खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और आज मैं और मेरा बेटा इन लोगों को बोझ लग रहे थे। मैंने अपने ससुराल वालों से सारे संबंध खत्म कर दिए थे, क्योंकि कुछ समय बाद जब मैं एक दिन अपने बेटे को देखने के लिए अपनी ससुराल गई थी, तो मेरी सास ने मुझे दरवाजे से ही धकेल कर वापस भेज दिया था। और फिर कुछ दिनों बाद जब दोबारा वहाँ गई तो मुझे पता चला कि वो लोग वहाँ से घर खाली करके चले गए। उस दिन के बाद मैं कभी दोबारा अपने बेटे से नहीं मिल सकी, क्योंकि मुझे अपने ससुराल वालों के ठिकाने का पता ही नहीं चल सका। मेरी सास ने घर इसीलिए खाली कर दिया था कि कहीं मैं पुलिस को लेकर वहाँ ना चली जाऊँ और अपना बेटा उन लोगों से ना छीन लूँ। मेरे माता पिता ने जब ये सब सुना तो उनको भी सुकून मिल गया था, क्योंकि उन्हें भी डर था कि किसी दिन मैं अपना बेटा अपने ससुराल से लेकर अपने घर ना आ जाऊं। मैं अपने बेटे को बहुत याद किया करती थी
और उसको याद करके रोने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अब घर में रहकर ही कपड़ों की सिलाई किया करती थी। मेरे घर वाले फिर भी मुझे बोझ समझ रहे थे। उन्हें लगता था कि कुंवारी लड़की इतनी बोझ नहीं होती जितना कि विधवा या फिर तलाकशुदा लड़की मायके में बोझ बन जाती है। 3 साल तो मैंने अपने मायके में जैसे तैसे गुजार दिए थे, लेकिन अब मेरे माता पिता मुझे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब उनको मेरे भाई की भी शादी करनी थी और वो पूरी तरह से जवान हो गया था। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। हालांकि मैंने उनसे मना किया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और मेरे रिश्ते तलाश करने की कोशिश जारी रखी। मुझे इस घर में आए हुए 4 साल गुजर गए थे। मैं सोचती थी कि अब मेरा बेटा 5 साल का होगा। वो अगर मेरे साथ होता तो आने वाले समय में मेरा सहारा बनता। मेरा बेटा मेरे शरीर का हिस्सा मुझसे अलग कर दिया गया था। ये गम मुझे हमेशा सताता था। इधर मेरा भाई अतुल चाहता था कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अब वो अच्छा खासा कमाने लगा था। इसलिए उसे मेरी मौजूदगी इस घर में अब अच्छी नहीं लग रही थी। मगर वो भूल गया था कि एक वक्त ऐसा था जब मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की थी। फिर वक्त गुजरता रहा और मेरे माता पिता को मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया था। जिस इंसान से वो मेरी शादी करवाना चाहते थे, उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। उसके पास भी मेरी तरह कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने आसानी से मेरे साथ शादी कर ली। लेकिन उस इंसान के अंदर एक खूबी थी कि वो बहुत अमीर था। उसने आसानी से मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। वो मुझे अपने साथ लेकर भोपाल आ गया था, क्योंकि यहीं पर उसका कपड़े का कारोबार था। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मेरा दूसरा पति शिवांश, उसके साथ मेरी जिंदगी अच्छी और सुकून से गुजर रही थी। मेरी शादी को दूसरा साल चल रहा था और मेरी प्रेगनेंसी का चौथा महीना था। मेरा पति मेरे साथ खुश था और वो मुझे भी खुश रखता था। ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में देर से ही सही मगर सुकून लिख दिया था। मैं जब भोपाल आई तो दोबारा पलटकर दिल्ली नहीं आ सकी। आखिरकार यहाँ मेरा अपना कोई नहीं था और जिसको मैं अपना मानती थी शायद वो मुझे पहचानता भी नहीं होगा। मेरा बेटा, वो तो अब काफ़ी बड़ा हो गया होगा। मेरे पति की छुट्टियाँ आई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली शहर घूमने के लिए चलते हैं। वैसे भी गणतंत्र दिवस पर वहाँ बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली का नाम सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मेरे पति ने कहा कि क्या तुम अपने शहर नहीं जाना चाहती? मैंने उनको बताया कि मेरा वहाँ पर कोई नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन मेरे तो वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार हैं और तुम जानती हो कि मेरे रिश्तेदारों की वजह से ही हम दोनों की शादी हो सकी है। हम लोग वहाँ 1 महीने ठहरेंगे, तुम पैकिंग कर लो। मैं अपने पति के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गई थी। मेरे पति के रिश्तेदार दिल्ली के एक अच्छे इलाके में रहते थे। गाड़ी सड़क पर चल रही थी और जब रेड लाइट पर हमारी गाड़ी रुकी तो कुछ बच्चे वहां पर आ गए। एक बच्चे ने कार का शीशा खटखटाया तो मैंने शीशा खोल दिया था। उसने कहा आंटी आंटी गुब्बारा ले लो। वो बड़ा ही मासूम था और लगभग 7 साल की उम्र का था। मैं उसको देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा बेटा, मैं गुब्बारे का क्या करूँगी? वो कहने लगा कि प्लीज़ आंटी ले लो ना, अपने प्यारे से बच्चों के लिए ले लो, उनको दे देना। उसकी बात पर अचानक मेरा ध्यान अपने बेटे नवीन पर चला गया। मैंने उससे कहा कि बेटा, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और अगर मैं तुम्हारा ये गुब्बारा अपने पास रख भी लूँ तो जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक तो ये फट जाएगा। वो कहने लगा कि नहीं आंटी, नहीं फूटेगा जब तक आप इसे नहीं फोड़ोगी। मैंने उसका गाल पकड़ा और कहा कि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, लो तुम मुझे गुब्बारे दे दो। मैंने उसके हाथ से उसके सारे गुब्बारे ले लिए और गाड़ी में पीछे की तरफ डाल दिए। अपने पर्स से 500 रुपये का नोट निकालकर उसे दे दिया। वो पैसे देखकर बहुत खुश हुआ था क्योंकि एक बार में ही उसके सारे गुब्बारे बिक गए थे। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई और वो बच्चा वहाँ से चला गया क्योंकि अब सिग्नल ग्रीन हो गया था। फिर हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। उसके बाद मेरे पति और मैं दिल्ली के फेमस इलाकों में घूमने लगे। वैसे भी हमें यहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए ठहरना था, तो हम सारा दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते और शाम के टाइम पर कहीं ना कहीं घूमने के लिए चले जाते थे। 2 दिन बाद जब मेरे पति ने दोबारा से उसी रास्ते पर गाड़ी दौड़ाई तो फिर से रेड लाइट पर गाड़ी रुक गई थी। तो फिर से वही बच्चा सामने आ गया, लेकिन आज वो गुलाब के फूल बेच रहा था। मैंने उसको देखते ही गाड़ी का शीशा नीचे किया और कहा कि क्या बात है, आज तो तुम गुलाब के फूल बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो? वो कहने लगा कि आंटी, क्योंकि गुब्बारे फूट जाते हैं। मैंने कहा बेटा, तो फिर फूल भी तो मुरझा जाते हैं ना। उसने कहा लेकिन फूलों की कीमत गुब्बारों से ज़्यादा होती है, उसमें नुकसान हो जाता है। आज आप गुलाब खरीद लो।
10 रुपए का एक गुलाब है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। मुझे वैसे भी गुलाब बहुत पसंद थे। मैंने उससे गुलाब भी खरीद लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन अब न जाने क्यों धीरे धीरे मुझे उस बच्चे वीरू की आदत पड़ गई थी। मैं अपने मायके का बहाना करके अकेले ही ऑटो में बैठकर उस रास्ते पर आ जाती थी उस बच्चे वीरू से मिलने के लिए। अब मैं उस बच्चे को पसंद करने लगी थी। दिन के समय मेरे पति का ध्यान भटकता तो मैं उनसे इजाज़त लेकर इस बच्चे से इसी रास्ते पर मिलने के लिए आ जाती थी। मैं उसको पसंद करने लगी थी क्योंकि उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। वीरू बहुत ही भोला भाला बच्चा था। जब भी मैं उससे मिलने के लिए आती थी उससे कुछ न कुछ खरीद लेती थी और बदले में उसे थोड़े से पैसे दे दिया करती थी। इस तरीके से वीरू मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमें यहाँ दिल्ली में रहते हुए 20 दिन गुजर चुके थे और इन 20 दिनों में लगभग 12-13 बार मैं वीरू से मिलने के लिए आ चुकी थी। मुझे उसकी आदत हो गई थी। वो 17 फरवरी शाम 4 बजे का समय था जब मैं मौका मिलते ही ऑटो में बैठकर जीबी रोड की तरफ आ चुकी थी। मैं वहां पर काफी देर तक खड़ी रही, मगर मुझे उस दिन कहीं भी वीरू नजर नहीं आया था। फिर मैं 2 दिन के बाद वहां वीरू से मिलने के लिए आई तो तब भी मुझे वो वहां पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन काफी देर तक मैं उसका इंतजार करती रही। तभी मुझे उसके साथ के बच्चे दिखाई दिए। मैं उनके पास पहुंची। मैंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया। वो बच्चे अच्छे से जानते थे कि मैं वीरू को पसंद करती हूँ और उसके साथ बातें करने के लिए यहाँ पर आती हूँ। वो बच्चे दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे वीरू के बारे में एक ऐसी खबर सुनाई जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मैडम, आप वीरू को ढूंढ रही हो क्या? वीरू का तो परसों सवेरे एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? बच्चों ने कहा, मैडम जी, हम सच कह रहे हैं। परसों सवेरे जब वो अपने घर से यहाँ आने के लिए निकला था तब उसकी एक बड़ी गाड़ी से टक्कर हो गई। मेरी आवाज़ कांप गई। मैंने कहा, तो तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ पर है और उसकी हालत कैसी है? बच्चा कहने लगा कि पता नहीं, शायद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसका सर भी फट गया था। इतना सुनते ही मैं और ज़्यादा बिलख कर रोने लगी। मैंने कहा, क्या तुम लोगों को उसका घर मालूम है? तुम मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो? दूसरा वाला बच्चा कहने लगा कि हाँ आंटी, वो तो मेरे घर के बराबर वाले घर में ही रहता है। उसके बाद मैं दूसरा ऑटो पकड़कर उनमें से मौजूद 2 बच्चों को लेकर वहां से वीरू के घर के लिए निकल गई थी। उसका घर बड़ा ही पुराना टाइप का था। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला था। उस औरत को देखते ही मैं हैरान रह गई थी क्योंकि उस औरत को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी, जो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, जिनके अंदर हमेशा कूट कूट कर घमंड भरा रहता था, जिन्होंने हमेशा मुझ पर अत्याचार किए थे, हमेशा मुझे अपनी नज़रों में नीचा ही समझा। आज वो यहाँ इस टूटे फूटे घर में रह रही थी। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक गौर से देखते रहे। शायद वो भी मुझे देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। पूरे 7 साल बाद उन्होंने मुझे देखा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वीरू का घर। तो उन्होंने अपने रोते हुए चेहरे को हाँ में हिलाया। इसका मतलब कि वीरू? क्या जो मैं सोच रही थी वही सच था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फौरन ही घर के अंदर आ गई और मैंने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? मेरी सास शर्मिंदा हो गई। उन्होंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। इस घर में मुझे अपनी सास के अलावा कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा था। मेरा पति तो पहले ही मर चुका था, लेकिन वो मेरे बेटे को लेकर अपने पति के साथ शक्ति नगर का मोहल्ला छोड़कर यहाँ गुलाबी बाग के मोहल्ले में क्या कर रही थी? उन्होंने रोते हुए कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर रह रहे हैं? हमें तो खबर मिली थी कि 2 साल पहले तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम अपने बेटे को पूरी तरह से भूल चुकी हो, शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई हो और तुम्हारी शादी भी भोपाल में हुई है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन किस्मत मुझे यहाँ लेकर आ गई। मेरा बेटा कहाँ है? उन्होंने फिर से शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और कहने लगी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है। मैंने चौंक कर कहा, क्या विराज ही वीरू है? उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने कहा कि आपने भले ही मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया, लेकिन ऊपर वाले ने हम दोनों का मिलन करवा दिया। पिछले 16 दिनों से मैं यहाँ आई हुई हूँ और इन 16 दिनों में लगभग 13-14 बार वीरू से मुलाकात कर चुकी हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वीरू ही मेरा बेटा विराज है। उन्होंने कहा कि हाँ, वही तुम्हारा बेटा है। मुझे उन पर गुस्सा आया और मैंने चिल्लाते हुए कहा कि अगर ऐसी ही बात थी कि आपसे मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो रही थी
तो आपने उसे मुझसे छीना क्यों? क्या यही सब करने के लिए आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था? मेरी सास शर्मिंदा हो गई और मेरे हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मैंने भावनाओं में बहकर तुम्हें घर से निकाल दिया था। मुझे लगा कि मेरा बेटा तो मर गया, हम बूढ़े माता पिता का सहारा अब हमारा पोता बनेगा। अगर तुम उसे भी ले जाती तो फिर हम लोग तो अकेले रह जाते। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत हमारे साथ ये खेल खेलेगी। दरअसल जिस घर में हम लोग रहते थे उस घर पर हमारा बहुत कर्ज हो चुका था। हमने उसे बेच दिया और फिर कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये भी डर था कि कहीं तुम हमारे बुढ़ापे के सहारे को हमसे छीन न लो। इसलिए मैं और तुम्हारे ससुर वो मोहल्ला छोड़कर यहाँ इस मोहल्ले में आ गए और ये घर किराए पर ले लिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही तुम्हारे ससुर जी को एक बड़ी बीमारी लग गई। शायद ये सब कुछ तुम्हारे साथ बुरा करने का नतीजा था जो उनको इस बीमारी के रूप में मिला। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि हम उनका इलाज भी नहीं करवा सके। ऊपर से मेरे पास विराज भी था, मैं उसका भी ख्याल रखा करती थी। उस समय मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। मैं तुम्हारे पास जाना चाहती थी ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस कर दूं, लेकिन उसी दौरान मेरे पति की मौत हो गई। मुझे नहीं पता था वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। मैं उनकी मौत के सदमे में लग गई और फिर कुछ समय इसी तरह से गुजर गया। फिर मैंने ये सोच अपने दिमाग से निकाल दी कि मुझे विराज को तुम्हें वापस कर देना चाहिए। अब मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी और अब मुझे जीने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए था। अकेले रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसी समय वीरू को तुम्हें वापस कर देना चाहिए था, क्योंकि अकेले में वीरू को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वीरू की खातिर मैंने लोगों के घरों में भीख मांगना शुरू कर दिया और झाड़ू बर्तन भी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने उसको पाल लिया, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होता। वीरू अब 7 साल का हो चुका है।